नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां राम नगरी अयोध्या एक बार फिर से सज धज कर तैयार है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। रामलला तो पहले ही आ चुके हैं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन हो रहा है उनके दरबार में। अयोध्या में आज राम दरबार सजेगा। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे विधि विधान के साथ इस खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए करीब 17 मिनट का शुभ मुहूर्त तय किया गया है, यानी कि दिन में 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर खास वैदिक मंत्रों से गूंज उठेगा। जानकारी के मुताबिक अयोध्या और काशी के 101 आचार्य मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराएंगे। इस खास पल का इंतजार अयोध्या ही नहीं पूरे देश को है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल होंगे। वे राम दरबार के विग्रह की आरती उतारेंगे। यह संयोगी है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। भगवान राम के दरबार में भगवान राम, माँ सीता, परम भक्त हनुमान के साथ ही भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। राम दरबार की स्थापना मंदिर की पहली मंजिल पर होनी है। इसके बाद परकोटे में स्थित 6 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस खास पल के लिए गंगा दशहरा का खास दिन चुना गया है। तो यह बड़ी खबर, लगातार इस पर हम बने हुए हैं, जहां परकोटे में स्थित 6 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। खास बात यह है सीएम योगी का जन्मदिन है, वह मुख्य अतिथि भी होंगे। तो रामनगरी अयोध्या एक बार उस वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला का, उस वक्त का नज़ारा भी अद्भुत था। और एक बार फिर से आज जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अयोध्या फिर से सज धज कर तैयार है। तमाम श्रद्धालु बेसब्री से उस वक्त का, उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैवेंद्र प्रताप सिंह भी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी प्रताप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा आज अयोध्या में, क्योंकि फिर से वो वक्त लौट आया है एक बार फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रामलला की तो हो चुकी है, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या नज़ारा है, क्या खास इंतजाम है, जो भी आप देख समझ सकते हैं हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक रूप में स्थापित किए गए थे। अब वही जहाँ अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ वो एक राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर से पहले तल पर भगवान राम के राज का दरबार होगा, जिसे राजा राम का दरबार भी कहा जाएगा। और बात करें श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में, तो 3 जून को 6:30 बजे से दूसरी प्राण प्रतिष्ठा का शुरुआत हो चुकी है। और 3 जून से ही शुरू लेकर मतलब 5 जून तक चलने वाले समारोह में राम जन्मभूमि से पहले अगर देखा जाए तो राम दरबार, परकोटे के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, साथ में शेषावतार मंदिर, इन 8 मंदिरों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रताप, मुहूर्त का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में एक बार फिर से 10-15 मिनट के आसपास का वह मुहूर्त है और उसी में सब कुछ हो जाना है। क्या उसको लेकर सारी तैयारियां पुख्ता है और उस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी वहां रहेंगे? जी हाँ, आप जैसे कि आप जान रहे हैं कि 11:30 बजे का मुहूर्त बताया गया है और उस समय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी मौजूद रहेंगे। और आपको पहले बताते चले कि मुख्यमंत्री का लगातार अयोध्या आना हो रहा है और जहां पर भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पूरी निगरानी मुख्यमंत्री की सीधे नजर में बनी हुई है। वो कहीं नहीं चाहती किसी भी तरीके की कोई लापरवाही हो या किसी तरीके की कोई चूक हो। इस वजह से खुद मुख्यमंत्री खुद यहाँ आकर अयोध्या देखते हैं और इसकी सहभागिता खुद अपने हाथ से करते हैं। ठीक है, आप भी आनंद लीजिए इस पल का। शैवेंद्र प्रताप सिंह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बीच अगली बड़ी खबर उससे भी आपको रूबरू करा दे, जहां आज गंगा दशहरा है और इस खास अवसर पर, ज्येष्ठ दशहरा के अवसर पर आज प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान शुरू हो गया है। बुधवार शाम श्रद्धालुओं ने गंगा नगरी हरिद्वार, काशी समेत कई जगहों में पड़ाव डाल दिया था। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारों के साथ गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं।
बुधवार शाम को धर्मशालाओं, आश्रमों और मंदिरों के परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण गंगा नगरी में चहल पहल बढ़ गई। मेले में व्यवस्थाओं की निगरानी के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन के अलावा नगर पालिका के अधिकारियों ने घाट में पड़ाव डाला हुआ है। बुधवार को भी श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। इसके उपरांत श्रद्धालुओं ने बच्चों के मुंडन, गंगा पूजन को भी किया है और इस दौरान तट पर हवन और पूजन भी कराया गया। वहीं महिलाओं और बच्चों ने जमकर खरीदारी भी की। तो ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु आपको नज़र आ सकते हैं। वहां पर आ ही रहे हैं और गंगा किनारे इस वक्त अद्भुत नज़ारा है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और गंगा स्नान का अपना खास महत्व भी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी योगेश, गंगा दशहरा का अवसर भी है और ऐसे में हरिद्वार की पावन धरती का अपना अलग महत्व है। ये अद्भुत संयोग और इस संयोग में श्रद्धालुओं का सैलाब, कैसा माहौल है, कैसी फिजा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव को भी साझा कीजिए। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज बड़ी संख्या में आज देश भर से, क्योंकि माँ गंगा का हर कोई जो है यहाँ पर आकर स्नान करना चाहता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो भी स्नान करता है उसके जितने भी दुख दर्द हैं, जो बीमारियां हैं, वो सभी जो है आज खत्म हो जाती हैं। और इसी को मानते हुए आज देश भर से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अभी तो आज पूरे दिन जो है वो श्रद्धालु पहुंचेंगे। वैसे ही गंगा में अगर गंगा के जो हरिद्वार की हर की पैड़ी है वहां पर लोग स्नान करना चाहते हैं और आज महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गंगा दशहरा है। ऐसे में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं, अलग अलग घाटों में कर रहे हैं। कोई हर की पैड़ी में कर रहा है, कोई अन्य घाटों में कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे घाट हैं जहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। स्वाभाविक है योगेश की अत्यधिक भीड़ भी होगी वहां पे, यह खास अवसर है। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बिल्कुल, कल ही जो कप्तान है वहाँ के, उन्होंने सीधे तौर पर एक प्रेस ब्रीफिंग की थी और उन्होंने बताया था कि भारी पुलिस बल को जगह जगह पर लगाया जा रहा है। वैसे भी इतने साल भर में इतने त्योहार होते हैं हरिद्वार में कि पुलिस वहाँ की एकदम एक्सपर्ट इस चीज को लेकर हो चुकी है कि कब हमें क्या करना है। कुंभ जैसे बड़े स्तर पर जहाँ पर करोड़ों लोग पहुंचते हैं उन्हें भी वो लोग संभालते, तो इसलिए पूरी तरह से वो जानते हैं कि कब किस तरह से हमें यहाँ पर लोगों को संभालना है। इस समय अगर बात करें तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग जो है, क्योंकि पिछले साल की बात है, हम आंकड़ों की बात करें तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोग पहुंच गए थे। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और सब दर्शन करेंगे, माँ के जो मंदिर है वहां पर उसका दर्शन करेंगे, उसके साथ ही स्नान भी करेंगे। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है और उसको लेकर पुलिस बल, भारी पुलिस बल जगह जगह पर लगाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक भी लाखों जो है, जब बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां पहुंचती हैं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाता है, तो उसे भी मैनेज किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश को वैश्विक वेलनेस हब बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार एक नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का शुभारंभ करेंगे। समिट का आयोजन औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री समिट के फायरसाइड चैट सत्र में वेलनेस के लिए एक नई सोच विषय पर संवाद करेंगे। वे वेलनेस सेक्टर के प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं और संस्थानों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। समिट का उद्देश्य उज्जैन को वेलनेस सेक्टर की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। इस समिट में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिकता और वेलनेस आधारित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान रहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संतोष, ये टर्मिनोलॉजी वेलनेस और मध्य प्रदेश को इसका सेंटर चुना गया है जहां वैश्विक वेलनेस हब बनाने की तैयारी की जा रही है। क्या खास है इस तैयारी में, क्या बात है वह भी बता दीजिए और इसको लेकर के क्या कुछ हो रहा है यह भी दर्शकों से साझा कीजिए। ये उज्जैन में अंजुश्री होटल है, उसमें समिट, वेलनेस समिट का शुभारंभ होना है और मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रयास ये है कि उज्जैन में ये एक बड़ा हब बने जो
कि पूरे देश और पूरे संसार में इसको जगह मिले। असल में मैं बता दूं आपको कि समिट में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म जैसे चीजों पर आधारित ये समिट रखी है और उसमें उद्योगपति भी शामिल होंगे, वहीं इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर भी शामिल होंगे और कुल मिला के मोहन यादव का एक नया प्रयास है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार ये प्रयास कहाँ तक सफल होता है। निवेश को लेकर के ज्यादा फोकस किया जा रहा है या सर्वांगीण विकास, क्या कुछ सरकार की सोच है? बिल्कुल कुणाल, इसमें सरकार की दो तरफा सोच है। सर्वांगीण विकास, सभी का विकास हो, ये भी है, और निवेश भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवेश जब आता है किसी भी स्टेट में तो कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन होता है। तो ये दोनों तरीके से सोच के डॉक्टर मोहन यादव ये कर रहे हैं, और ये देखने वाली बात यही होगी कुणाल की आखिरकार ये समिट के बाद कितना निवेश आता है और कहाँ तक विकास हो पाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज वेलनेस समिट का शुभारंभ करेंगे। 1-to-1 चर्चा भी करेंगे ऐसे तमाम निवेशकों के साथ, जहां यह संभावना तलाशी जा रही है कि ऐसे में मध्य प्रदेश का काफ़ी हद तक विकास होगा वेलनेस को आधार बनाते हुए, और उज्जैन को खासकर इस पूरे समिट और इसके वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है और फोकस वहीं पर है। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। स्कूली शिक्षा में 3 भाषा नीति का विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री दादा भुसे को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पहली कक्षा से केवल मराठी और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाए और इस संबंध में स्पष्ट लिखित आदेश जारी हो। राज ठाकरे ने अपने पत्र में कहा कि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि 1ली से 5वीं कक्षा तक मराठी, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाएगी, लेकिन जनता के विरोध और मराठी भाषा की अस्मिता को लेकर उठे सवालों के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी। फिर भी इस संबंध में कोई लिखित आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है, जिससे स्कूलों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने पत्र में यह भी जिक्र किया कि 3 भाषा नीति के आधार पर हिंदी की किताबों की छपाई शुरू हो चुकी है। ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में सरकार अपने पुराने फैसले पर लौटती है तो इसकी जिम्मेदारी वह खुद होगी। तो ये बड़ी खबर लगातार जो हम आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के तेवर एक बार फिर से तल्ख हो गए हैं और उन्होंने हिंदी के विरोध में ही मोर्चा खोल दिया है। स्कूली शिक्षा में 3 भाषा नीति का जमकर वह विरोध कर रहे हैं। सर्वजीत सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सर्वजीत, लगातार महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की जंग चलते रहती है, ऐसे में अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे का खुद सरकार को चेतावनी देना किस ओर इशारा कर रहा है, और क्या जो 3 भाषा नीति है लिखित में आदेश नहीं जारी हुआ है तो अब क्या स्थिति है? इस तरह से लगातार राज ठाकरे ने इससे पहले भी जब सरकार ने 3 भाषा का जब स्कूलों में पढ़ाने की जब बात कही थी, जिसपे लगातार विरोध किया गया था, कई धरना प्रदर्शन किए गए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर विचार किया था। इसमें कहा गया था कि हिंदी भाषा अनिवार्य नहीं है। इस पर उनको आश्वासन दिया गया था कि हिंदी भाषा का जो स्कूल में स्टडी हो वो नहीं कराई जाएगी। लेकिन अब राज ठाकरे फिर से कल उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा है कि लिखित में जवाब दिया जाए, ताकि उनका ये भी कहना है कि जो स्कूल का जो पढ़ाइयों का जो बुक है उनकी छपने की जो छपाई भी शुरू हो चुकी है। तो क्या सरकार ने सिर्फ उनको आश्वासन दिया था, अब उनको लिखित में आश्वासन चाहिए, जिसमें वो जीआर पास करें और जीआर पास में जो हिंदी भाषा है स्कूल में उसे रद्द किया जाए, ऐसी मांग की गई है। अब देखना है कि महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे की मांग को लेकर क्या जवाब दिया जाता है। हालांकि उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, अगर उनके मांग पे नहीं किया जाता है तो उस पर राज ठाकरे फिर से मन से टाइप में आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार खुद होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।
और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां जम्मू कश्मीर में एनआईए ने एक बड़ा एक्शन लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गुरुवार को शोपियां जिले सहित दक्षिण कश्मीर में 32 स्थानों पर छापेमारी की है। आतंकवाद से संबंधित मामलों में यह छापेमारी अभियान चलाया गया। लश्कर, जैश, हिजबुल और टीआरएफ के ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले से भी इन ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनके यहाँ छापेमारी हो रही है, ये पहले भी चल रहा था, उनके तार सभी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत शोपिया जिले के रेबन में बिलाल अहमद डार के घर पर, नीलदूरा शोपिया में जहांगीर अहमद भट्ट के घर पर और चाकू शोपिया में बिलाल अहमद भट्ट के घर पर छापेमारी की गई है। विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की भी एनआईए द्वारा जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि शोपिया के अलावा पुलवामा, कुलगाम, बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिलों में भी छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से एनआईए एक्शन को लेकर लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 32 स्थानों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी शेख, जम्मू कश्मीर लगातार एपी सेंटर बना हुआ है एनआईए की रेड्स का। सुनने में लगातार आता ही है कि रेड के बाद रेड चल रही है। लेटेस्ट जो रेड है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या कुछ हुआ है अभी तक? अनम्यूट कर लीजिए शेख, अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जिस तरह आपको पता है कि कश्मीर में जो रेड चल रहा है और आज एक बार फिर कश्मीर के कई जगहों पे एनआई की तरफ से जो रेड जारी है इस वक्त, और उसमें 32 ऐसी लोकेशन है जहां पे एनआई ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है और ये रेड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट इस वक्त जो एक्टिव है कश्मीर में, चाहे जिसमें जो पहलगाम से जुड़े हुए मिलिटेंट हैं, उनके घरों को इस वक्त छापामारी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कामयाबी मिलेगी शायद आज एनआई को, क्योंकि पुलिस ने पूरे उन एरिया को कॉल में लिया है और एनआई की टीम बिल्कुल जो मिलिटेंट एक्टिव है उनके घरों को इस वक्त छापामारी चल रहा है। तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी सामने नहीं आई और ये एनआई रेड अभी जारी है। कब तक एनआईए रेड चलने की संभावना है, इसके बारे में कोई टाइमलाइन दी गई है या फिर इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं? नहीं, बिल्कुल अभी इसमें कोई टाइम नहीं है। ये आज सुबह जब 6 बजे तो एनआई ने इन जगहों पे रेड मारी है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इनके साथ है। तो ये तलाशी कार्रवाई अभी चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि कोई क्लू मिले कि जो मिलिटेंट इस वक्त एक्टिव है, ये इनकी जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रहे हैं, जो अपर ग्राउंड है वो कौन है। तो इसलिए अभी ये जो सर्च ऑपरेशन जारी है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा आप शेख। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और अभी इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।